इंडिया में क्या कंपैरेटिवली टू द वर्ल्ड इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सो लार्ज पार्ट ऑफ इट इज वॉलेंटरी इनफर्टिलिटी की लोग चाहते नहीं है बच्चे करना, बट उसका फ्लिप साइड ये भी है कि फिर जब वो चाहते हैं तब कपल्स को क्या एडवाइस करेंगे कि व्हेन दे शुड सीक हेल्प, कब डॉक्टर के पास जाएं, क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए जब उनको लगता है कंसीव नहीं हो रहा है। मोमेंट कपल प्लान्स फॉर प्रेगनेंसी दे शुड सी अ डॉक्टर, बट हम प्रेग्नेंट होने के बाद ही डॉक्टर के पास जाते हैं। एक वायरस होता है रुबेला, बट अगर प्रेगनेंसी में उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो बच्चे में जन्मजात अंधापन, बहरापन, बहुत सीरियस हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इतना सीरियस डिफॉर्मिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि वो कंसीव होने के पहले हमारे पास में। किसी को कंसीव करना है तो उन्हें फोलिक एसिड सप्लीमेंट पे रहना चाहिए। इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा रीजन क्या है? ओवेरियन रिजर्व कम होना, ये बहुत बड़ा रीजन है। वाइट डिस्चार्ज के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। सो वाइट डिस्चार्ज इज एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव डिस्चार्ज। कि आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हमने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वी डिड मैक्सिमम टेली रोबोटिक सर्जरीज बिटवीन 2 सिटीज। टेली रोबोटिक सर्जरी में मैं यहाँ बैठ के जो मूवमेंट्स कर रही हूँ वो एग्जैक्टली कितने भी मीलों दूर पेशेंट्स की बॉडी के अंदर रोबोटिक आर्म्स कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, रोबोट सर्जरी नहीं करता है। जब गर्ल चाइल्ड है तो लोगों के चेहरों पे उदासी अभी भी आती है, बहुत ज्यादा आती है। मेरे पास जब भी कोई कपल आता है जिसके ऑलरेडी 2 बच्चियां हैं, तो हमारे यहाँ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि हम उनका इलाज नहीं करेंगे। खास करके जब ट्विंस होते हैं, तो पहली बेटी हो गई तो माँ के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आती है, और जैसे ही दूसरी बेटी हो गई तो सारे थिएटर में जितने लोग स्क्रब है ना, उस केस में वो ऐसे साय करते हैं। क्या इनफर्टिलिटी केवल विमेन की प्रॉब्लम है? क्या लेट मैरिज फ्यूचर प्रेगनेंसी को डेंजरस बना सकती है? क्या IVF बेबी और नेचुरल बेबी में कुछ डिफरेंस होता है? और क्या आज की लाइफस्टाइल क्वाइटली हमारे फर्टिलिटी को डैमेज कर रही है? ये वो सवाल हैं जिन्हें हर कपल जानना चाहता है, लेकिन मिथ और कंफ्यूजन के बीच में सच समझना मुश्किल हो जाता है। हर साल हज़ारों कपल्स डॉक्टर के पास एक यही सपना लेकर आते हैं, पेरेंट बनने का, ये छोटा सा मिरेकल। लेकिन यही सपना जब सालों तक पूरा नहीं होता तो उनके मन में भी यही सवाल आते हैं। यही सारे मिथ्स एंड कंफ्यूजन बर्स्ट करने के लिए आज हमारे साथ हैं जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और आयरन मैन बेबी मेकर ऑफ इंडिया, डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाय, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द मधु चौधरी पॉडकास्ट पर। थैंक्स मधु। मैं बहुत दिन से फॉलो करती हूँ आपका चैनल, जब से शुरू हुआ था तब से। रियली? क्योंकि शायद मैंने पॉडकास्ट करना शुरू किया था लगभग उसी के आगे पीछे आपने शुरू किया था। ओके। और जिनसे भी मैं बात करना चाहती थी, मैं देखती थी वो आपके पॉडकास्ट पे ऑलरेडी आते हैं। बट उसके बाद भी आपके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा है, तो आपकी मेहनत बहुत पॉडकास्ट भी नहीं है, पॉडकास्ट भी नहीं है। अच्छा, ओके। सो हाउ आर यू टुडे? बहुत बढ़िया। आप सबको बढ़िया करते हैं, तो इसलिए आज आपके हालचाल पूछने मैंने सोचा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे कोई भी गर्ल चाइल्ड होती है, कहते हैं कि उसमें बचपन से ही ममता होती है, उसमें एक मातृत्व का भाव होता है, तो क्या हर फीमेल माँ बन सकती है? मुझे ऐसा लगता है इसको इस तरह से लेना चाहिए कि हर महिला माँ होती ही है। मुझे नहीं लगता कि माँ का लेबल लगने के लिए आपको या कंसीव करना या प्रेग्नेंट होना या डिलीवर होना या किसी बच्चे को बड़ा करने की आवश्यकता होती है। जो माँ बनने का भाव है वो इन सबसे बहुत बड़ा है। जो भी व्यक्ति, वो महिला ही क्यों हो, अगर पुरुष भी हो, और वो किसी को उसके अंदर ममता हो, कि उसके अंदर किसी चीज को नर्चर करने की कैपेसिटी हो, तो वो ममता ही तो है। तो हर माँ क्यों, हर महिला क्यों, मैं तो सोचती हूँ हर पुरुष भी माँ बन सकता है। हाउ स्वीट, हाउ ब्यूटीफुल अ थॉट। जी, सब पुरुष ये सुन करके बहुत खुश हो जाने वाले हैं कि उनका जो आपने स्टैचर है वो बढ़ा दिया। अच्छा, इंडिया में क्या कंपैरेटिवली टू द वर्ल्ड इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है? इनफर्टिलिटी एक्चुअली ना पूरे विश्व में ही बढ़ती जा रही है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अभी आप देखेंगे तो वो इंसेंटिवाइज करती हैं चाइल्ड बर्थ को। यूरोपियन कंट्रीज में पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे है,
so they are not even able to maintain their population. So large part of it is voluntary infertility, कि लोग चाहते नहीं हैं बच्चे करना. बट उसका फ्लिप साइड ये भी है कि फिर जब वो चाहते हैं तब उन्हें दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं. बिकॉज पहले ना ये एक नॉर्म था, हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो ये एक नॉर्म था कि आपकी 25 साल तक शादी हो जाएगी, 30 साल के पहले आपके बच्चे हो ही जाएंगे. उसके प्रीवियस जनरेशन में तो 25 साल तक सब कुछ 3-4 बच्चे हो चुके होते थे. तो अब चूंकि नॉट ओनली मेडिकल बट लॉट ऑफ सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर, और इंडिया की पॉपुलेशन अब बेयरली रिप्लेसमेंट लेवल पर पहुंच गई है. तो अब वो दिन नहीं है कि हम सोचे कि फर्टिलिटी एक इशू है. सोशल रीजन से भी इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, और मेडिकल रीजंस डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग रॉन्ग. एंड मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने करीब 11 साल पहले प्रैक्टिस शुरू करी थी भोपाल में. मैं जिस अस्पताल में थी वहां पर मुझे एक छोटा सा ओपीडी दिया गया था, और उन्होंने कहा था कि शायद 6-7 पेशेंट आएंगे आपके पास इनफर्टिलिटी के, क्योंकि इंडिया में तो ज्यादा पॉपुलेशन की प्रॉब्लम होती है. तब मैं कुछ नहीं बोली, बट मैंने जब अस्पताल छोड़ा तो मेरी दिन की ओपीडी 100 के ऊपर होती थी. तो उसमें मेरा पर्सनल पराक्रम नहीं है, उसमें यही है कि ये जो समस्या है वो गांव या शहर दोनों जगह बढ़ती जा रही है. तो इनफर्टिलिटी को क्या हम सिर्फ विमेन रिलेटेड मानते हैं कि मेन में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है? इक्वल होती है. सो प्रोसेस जो कंसेप्शन का है उसमें 50% कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द मेल पार्टनर. सो द वुमन इज गोइंग टू कैरी द प्रेगनेंसी, बट जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन में जो रोल है उसमें बहुत ज़्यादा रोल स्पर्म का है. सो इनफैक्ट इट इज़ 50-50. 50% कपल्स में कम्प्लीटली या पार्टली मेल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है. और ऐसा भी है क्या कि नाउअडेज जो मेल का जो पोटेंट है वो भी कम होते जा रहा है? सो दीज 2 थिंग्स आर सेपरेट. सेक्शुअल पोटेंसी एंड फर्टिलिटी. अच्छा. अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू परफॉर्म सेक्शुअली may actually have a good sperm count and motility and may be fertile. Is it? Right. अच्छा. On the other hand, a person who is potent, उसको sexual activity में कोई दिक्कत नहीं है, मगर हो सकता है कि उसका sperm count, motility, sperm का shape बहुत खराब हो. So these 2 things are not the same. They are different. In some people वो एक overlap हो सकता है कि उनको potency और fertility दोनों का issue, but most of the times it is separate. Okay. तो आप कपल्स को क्या एडवाइस करेंगे कि when they should seek help, कब डॉक्टर के पास जाएं, क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए जब उनको लगता है कंसीव नहीं हो रहा है, और क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? मेरा ओवर द इयर्स मधु ऐसा सोचना है कि द मोमेंट अ कपल प्लान्स फॉर प्रेगनेंसी दे शुड सी अ डॉक्टर, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं विच कैन अफेक्ट प्रेगनेंसी, बट हम प्रेग्नेंट होने के बाद ही डॉक्टर के पास जाते हैं. तो जैसे सपोज किसी का थायराइड लेवल्स हाई है, तो अगर वो वैसे ही थायराइड में कंसीव करती है तो बच्चे का IQ कुछ पॉइंट कम हो सकता है. एक वायरस होता है रूबेला. इफ अ प्रेग्नेंट लेडी कॉन्ट्रैक्ट्स रूबेला, जर्मन मीजल्स कहते हैं, बहुत नॉर्मल सा इन्फेक्शन होता है, बट अगर प्रेगनेंसी में उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो बच्चे में जन्मजात अंधापन, बहरापन, बहुत सीरियस हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं. बट अच्छी बात यह है कि इट्स कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल. उसका एक सिंपल वैक्सीन है, बहुत सस्ता मिलता है, और 100% उससे आप रूबेला को प्रिवेंट कर सकते हो. तो अगर हम जन्मजात बच्चे का बहरापन, इतना सीरियस डिफॉर्मिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो कपल कंसीव होने के पहले हमारे पास में है. एक्चुअली इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ मेरे अगर फ्रेंड्स हैं या जो भी मेरे परिचित हैं, बिकॉज आई डिड द सेम. आई वेंट टू द डॉक्टर फर्स्ट कि मैं कंसीव करना चाहती हूँ, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो डॉक्टर लाइक यू. तो उन्होंने भी मुझे कुछ सप्लीमेंट्स दिए थे. उस टाइम पे मतलब गॉड्स ग्रेस कहूँगी कि आई कंसीव्ड इन 1 चांस ओनली. तो आई थिंक ये उसका असर था कि मैंने पहले जाके कंसल्ट किया, वो जो भी उन्होंने मुझे मेडिकेशन दिया, मे बी वो बेसिक सप्लीमेंट्स ही होते हैं शायद वो जब देते हैं, आयरन या ये सब चीज़ें. सो देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंटेशन. आजकल सबको अमूमन पता ही रहता है कि अगर किसी को कंसीव करना है तो उन्हें फोलिक एसिड सप्लीमेंट पे रहना चाहिए. फोलिक एसिड से फर्टिलिटी तो नहीं बढ़ती है, बट उसमें बच्चे में जो न्यूरल ट्यूब होती है उसके डिफेक्ट्स
ऑलमोस्ट 100% प्रिवेंट हो जाता है. अच्छा. सो एवरीबडी हु वांट्स टू कंसीव शुड बी ऑन फोलिक एसिड टैबलेट्स प्रीवियसली. बहुत सारे लोगों को ना आजकल मेडिकल इश्यूज रहते हैं, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर रहता है, या सिंपल सी चीज हस्बैंड और वाइफ में RH इनकम्पैटिबिलिटी है, वाइफ अगर RH नेगेटिव है, हस्बैंड RH पॉजिटिव है, या कोई भी वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी या इस तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें पहले से डॉक्टर को पता हो, वो आपकी दवाइयाँ ऑप्टिमाइज करें और फिर आप कंसीव करो, वो सही रहता है. सप्लीमेंट से फर्टिलिटी बढ़ती है ऐसा नहीं है, बट योर बॉडी कम्स इन दैट सिचुएशन वेयर यू आर एबल टू कैरी द प्रेगनेंसी. आपके एक्सपीरियंस में इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? एक रीज़न तो नहीं बोल सकते, मोर और लेस अगर हम देखें आज के इसमें तो ओवेरियन रिजर्व कम होना ये बहुत बड़ा रीज़न है. अब नॉर्मली हम सबको पता रहता है कि किसी के एग्स नहीं बन रहे, PCOS है या ट्यूब्स ब्लॉक है या स्पर्म काउंट कम है, तो ये कॉमन रीजंस हैं जो सबको पता है. बट व्हाट मेनी कॉमन पीपल डोंट नो इज कि जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो टोटल एग्स होते हैं हमारे शरीर में वो कम होते हैं. सिर्फ उसकी संख्या ही नहीं कम होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, वो भी कम होती है. तो आज के डेट में जो हम मैक्सिमम पेशेंट्स देख रहे हैं वो ऐसे हैं जिनके ओवेरियन रिजर्व यानी टोटल नंबर ऑफ एग्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये कम हो गई है. इसके दो मेन कारण हैं. सबसे पहला कि आजकल बहुत लेट एज में लोग आते हैं कंसीव करने के लिए. इट्स वेरी कॉमन कि 35 के ऊपर 40s में भी पेशेंट्स आते हैं कंसीव करने. दूसरा एक और चीज़ जो हमने देखी है कि आजकल एज कम होती है मगर फिर भी ओवेरियन एज एडवांस्ड होती है. मतलब ओवेरियन रिजर्व कम एज में भी कम होते हुए आजकल हम केसेस देख रहे हैं. दिस इज वरिंग बिकॉज ये हमारे लाइफ टाइम में ही हमने चेंज होते हुए देखा है. नॉर्मली हम लोग अपनी बच्चियों को समझाते हैं कि आप पढ़ाई करिए, अपने पैरों पे खड़े रहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहिए, फिर आप शादी करिए, फिर आप प्रेगनेंसी का प्लानिंग करिए, क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप जब चाहे कंसीव हो सकती हैं. बट इन रियलिटी दैट इज नॉट द केस. तो फिर इसमें क्या किया जाए? बिकॉज ऑन वन हैंड पीपल आर गेटिंग अवेयर कि हाँ हमें कम एज में प्रेगनेंसी अडॉप्ट करनी चाहिए. सेकेंडली फिर करियर ओरिएंटेशन इज ऑल्सो देयर कि हम पहले स्टेबल हो जाएं, अदरवाइज. सो आप क्या कहेंगे इसमें, क्या एडवाइस? मुझे जो लगता है कि इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है. बिकॉज समहाउ जो प्रेजेंट जनरेशन है मदर्स की, मेरी और मुझसे जो बड़ी महिलाएं हैं, we have always told our daughters that you know your job is to do something for the society, do something, make a name for yourself. बट हमने ना हमारी बच्चियों की डिसीजन मैट्रिक्स में कभी उनकी बायोलॉजिकल एज, कभी फर्टिलिटी को फैक्टर ही नहीं किया या उनको सिखाया ही नहीं कि ये भी इम्पोर्टेंट है. और दूसरा अब ये हो गया है कि जो बच्चे हैं वो बहुत अवर्स हैं कि हमारे घर वाले हमें नहीं बोल सकते कि आप बच्चा कर लो. तो पेरेंट्स चाह के भी ये बड़ी दबी जुबान में उनसे बोलेंगे, वो खुल के बता भी नहीं सकते अपने बच्चों को कि बेटा तुम्हारी एज बढ़ रही है, आप प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर लो. तीसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है चाइल्ड केयर. अर्लियर एक संयुक्त परिवार होता था, जो वुमेन है वो वर्किंग नहीं होती थी, तो बच्चे जो हैं उनको कैसे पालना है ये कभी सवाल ही नहीं था. फिर हमारी जनरेशन आई, जैसे मेरे बच्चों को मेरी मम्मी ने बड़ा किया है प्रैक्टिकली, मगर अब मेरे जनरेशन की महिलाएं खुद ही वर्किंग है. तो यदि किसी बहू की सास भी वर्किंग है, वो खुद भी वर्किंग है, तो घर में बच्चों को देखेगा कौन? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो हम प्रेगनेंसी की एज पोस्टपोन करते जाते हैं, उसका ये भी कारण है कि देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर द चाइल्ड. तो अगर ऐसा हो कि पहले बच्चा किया जाए उसके बाद करियर सेट किया जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज आपको आफ्टर केयर करना है. और जैसे कि आपने कहा सास इज ऑल्सो वर्किंग नाउ डेज, तो क्या करें? एक आप वन शॉट सोल्यूशन क्या देंगे? See, I think we have to change as a society to address this. It's not a one shot answer. Child care जो है अभी ना सारे वर्क प्लेस पे कंपलसरी है कि अगर विमेन एम्प्लॉयड है तो वहाँ पे एक क्रैश होना चाहिए. बट आप बताइए, आप कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जानती हैं जहाँ पर चाइल्ड केयर अवेलेबल होती है? बिल्कुल नहीं होता. गवर्नमेंट सेक्टर में मैटरनिटी लीव कंपलसरी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है. बट प्रैक्टिकली अगर आप जाके देखें, कितने प्राइवेट संस्थान हैं जो एक्चुअली पेड मैटरनिटी लीव अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, और 6 महीने में बच्चे नहीं बड़े होते हैं, 6 महीने के बाद भी उनको आवश्यकता होती है. तो गवर्नमेंट सेक्टर में अब चाइल्ड केयर लीव है, बट हम मेजॉरिटी जो महिलाएं हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में तो एम्प्लॉयड है ही नहीं. तो चाइल्ड केयर ये जो सवाल है ना, ये आगे पीछे गवर्नमेंट को इसको एज अ सोसाइटी हम सबको इसको सोचना पड़ेगा. बिकॉज हम नहीं चाहते कि बस हम बच्चे को पैदा कर दें, उसको ध्यान कौन रखेगा?
और यदि वो महिला वर्किंग है, पुरुष वर्किंग है, उसके घर में सभी लोग कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं, तो उस बच्चे की परवरिश ये भी तो हम सबकी जिम्मेदारी है ना। तो ये मुझे लगता है एक बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है और आई थिंक हम अभी भी उसको समझ नहीं रहे हैं, हम उसको कोई भी एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ओके, देखते हैं इसको कैसे एड्रेस किया जाता है। आई थिंक द गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ऐसा क्या मिथ रहता है इनफर्टिलिटी को लेके जिसमें ज़्यादातर कपल्स भी बिलीव करते हैं जो आपके पास आते हैं? वो मिथ्स ही मिथ्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, इसमें तो कोई अंत ही नहीं है इसका। कुछ 5 मिथ्स बताएं। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो मिथ है वो अभी भी यही है, शहरी क्षेत्रों में नहीं हो पर मेजॉरिटी फैमिलीज में यही माना जाता है कि अगर इनफर्टिलिटी है तो वो महिला की प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा मिथ है जिसे हमें काउंटर करना है। दूसरा बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम कोई ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो अननेचुरल है। कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं कहती हूँ कि आपकी स्थिति देखते हुए आपको आईवीएफ की आवश्यकता है, तो वो कहते नहीं हमें नेचुरल ही चाहिए बेबी। तो आईवीएफ अननेचुरल है, आर्टिफिशियल है, ये बहुत बड़ा मिथ है। तो मैं उन्हें यही समझाती हूँ कि आप जैसे बुखार आता है तो आप गोली खा लेते हैं, ये भी तो अननेचुरल है। आप अपने घर से मेरे पास तक आए हैं तो आप गाड़ी में बैठ के आए हैं, आप पैदल तो नहीं आए हैं, तो ये भी अननेचुरल है। तो जब हम नेचर को किसी भी तरह से एक स्टेप में असिस्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट अननेचुरल। तो आईवीएफ को इस चीज के लिए मत रिजेक्ट करिए कि हमें नेचुरल प्रेगनेंसी चाहिए और ये कुछ अननेचुरल होता है। इट्स एब्सोल्युटली नॉट अननेचुरल। थर्ड बहुत कॉमन मिथ है कि आईवीएफ का जो बच्चा होता है उसमें किसी और के स्पर्म्स डाल दिए जाते हैं, किसी और के एग्स होते हैं। अब धीरे धीरे ये अवेयरनेस बढ़ रही है, बट अभी भी बहुत सारे कपल्स ये सोचते हैं कि आईवीएफ में जो बच्चा होता है वो किसी और का होता है, हमारा नहीं होता। ये भी बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है। तो मगर अच्छी बात ये है ना कि अब गूगल है, फिर चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, तो अब बहुत सारे मिथ ना पेशेंट खुद ही गूगल करके समझ लेते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख के समझ लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पिछले 10-15 सालों में रेवोल्यूशन हुआ है, नॉलेज रेवोल्यूशन, इट हैज़ एक्चुअली हेल्प डॉक्टर्स अ लॉट। आईवीएफ से ऐसा होता है कि ट्विन्स और ट्रिपलेट्स होने के चांसेस बढ़ जाते? ये भी एक तरह से इन वन वे इट्स अ मिथ। ओके, सो आईवीएफ डजंट मीन ट्विन प्रेगनेंसी, बट आईवीएफ आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफर करें। अच्छा। तो आप अगर चाहो तो आप एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करो, अगर कपल विलिंग है तो 2 एम्ब्रियोज आप ट्रांसफर कर सकते हो। बट इसमें कैविएट ये है कि इवन इफ यू ट्रांसफर 2 एम्ब्रियोज, एक एम्ब्रियो का प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने का चांस 15 to 20% होता है। तो अगर आपने एक ही एम्ब्रियो डाला है तो आईवीएफ का सक्सेस रेट होगा 15 to 20%। अगर आपने 2 एम्ब्रियोज डाले हैं तो इट विल बी 30 to 40%। मगर उसमें ऐसा नहीं है कि 2 डालें तो दोनों ही इम्प्लांट होंगे। सो जब आप 2 एम्ब्रियोज डालते हो तो सपोज 40 लोगों को कंसीव हो गया 100 में से, उसमें से 15-20% ट्विंस होंगे। अच्छा, तो जैसे जिनको ट्रिपलेट्स होते हैं तो उनके 3 एम्ब्रियोज कई बार 3 एम्ब्रियो डाले होते हैं। तो कई कपल्स ऐसा भी बोलते हैं कि हम ट्विंस के लिए ट्राई करना चाहते हैं, हमें ट्विंस ही चाहिए। तो ये भी आप नहीं गारंटी कर सकते। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने आईवीएफ किया तो ट्विंस होंगे। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर एक चीज ये भी होती है कि सपोज कपल की एज ऑलरेडी 40+ हो गई है, कोई ऐसा कारण है कि उन्हें पता है कि सेकंड बेबी में भी मुझे आईवीएफ ही करना पड़ेगा, पेशेंट अदरवाइज मेडिकली फिट है, तो कुछ कपल्स आर नॉट एवर्स कि हमें ट्विंस हो जाए ना, एक ही बार में फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा भी वो सोचते हैं। ट्रू। अच्छा, इसमें लाइफस्टाइल का कितना रोल है? स्ट्रेस, एंजाइटी, हर चीज का पूरा रोल है ना। जैसा ये कहते हैं ना, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में रहता है। तो जो आपके आसपास है, जो आपके अंदर आप ले रहे हो, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, एडिक्शंस हैं या आप जो खाना खा रहे हो, जैसा आपके आसपास एयर क्वालिटी है, सब कुछ आपका शरीर उसका ही तो रिफ्लेक्शन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि लाइफस्टाइल का असर फर्टिलिटी पे नहीं हो? बहुत ज्यादा होता है। आजकल का लाइफस्टाइल से ऐसा हो गया है, क्योंकि पहले तो 8-8, 10-10 बच्चे पैदा हो जाते थे 1 by 1 ईयर आफ्टर ईयर। ये ऐसा हम सोचते हैं, पर पता है उस समय भी आप अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे, कितने ही राजघराने थे जहाँ पे बच्चे नहीं होते थे, वो अडॉप्ट करते थे या किसी बच्चे को गोद लेते थे।
कितने ही लोग दूसरी शादी कर लेते थे क्योंकि एक महिला को इनफर्टिलिटी है। तो ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी आज हुई है, ये टाइम इममेमोरियल महाभारत के काल से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नियोग से बच्चे हो रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी कभी भी जीरो तो नहीं थी। अब ट्रीटेबल है, हाँ, मगर अब कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं कि जिसके कारण ज्यादा देखने को मिल रहा है। अच्छा, डोनर की रिक्वायरमेंट हमें कब होती है? बहुत कम, मतलब अब स्पर्म डोनर मान लीजिए नहीं के बराबर। When the male is not fertile, तब डोनर की जरूरत होती है। तो हम सब ने देखी है मूवी विकी डोनर। हाँ। तो उसको देख के सबको लगता था कि अरे आईवीएफ में जाओ तो सब डोनर ही होता है और डोनर माला माल हो जाता है सैंपल देते कि ऐसा बिल्कुल भी वो भी एक मिथ बन गया था। So true। तो अब चूंकि एक टेक्नोलॉजी है जिसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इक्सी कहते हैं। इक्सी में अगर किसी पुरुष के 5-10 भी स्पर्म्स हैं, चाहे वो वीर्य में हो या फिर डायरेक्टली टेस्टिस से भी निकाले जा सकते हैं, तो वो अपना बायोलॉजिकल जो है वो फादर बन सकता है। सो प्रैक्टिकली इन माय एक्सपीरियंस डोनर स्पर्म की आवश्यकता बहुत कम हो गई है पिछले 10-15 सालों में। डोनर एग अभी भी हमें लगता है, क्योंकि महिलाओं के जो एग्स होते हैं वो समय के साथ कम होते जाते हैं और उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कम होती है। तो डोनर एग उन महिलाओं में लगता है जिनके एग्स खत्म हो गए हैं, मीनोपॉज हो गया है, अर्ली मीनोपॉज हो गया है, या बहुत लेट एज में कंसीव कर रही हैं तो एक क्वालिटी अच्छी नहीं है। उन केसेस में हमें डोनर एग की आवश्यकता अभी भी पड़ती है। तो उस केस में एग फ्रीज करने का जो एक एडवाइस होता है, जो मुझे भी मिला है आपके द्वारा, तो ऐसे एडवाइजेस दिए जाते हैं, तो उसका कितना मतलब उससे क्या फ़ायदा हो सकता है? आई थिंक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मगर इट्स नॉट अ पेनेशिया। सो कुछ लड़कियां ऐसा सोचती है कि हम एग्स फ्रीज करा लेते हैं तो जब हम चाहेंगे हमें बच्चा हो ही जाएगा। सो इन रियलिटी अगर आप एक एग को फ्रीज करते हो तो उसमें प्रेगनेंसी होने के चांस 2 to 5% है ओनली। सो नाउ दैट मीन्स यू विल हैव टू फ्रीज एटलीस्ट 10 to 20 eggs फॉर अ रीजनेबल चांस, है ना। मतलब आपको 20 to 50% अगर चांस चाहिए तो आपको 10 से 20 एग्स तो फ्रीज करने पड़ेंगे। अब 10 से 20 एग्स फ्रीज करने के लिए पहली बात आपको उस एज में आना चाहिए जब आपके एग्स उतने हैं। सेकेंड थिंग, उसको आप फ्रीज जब करेंगे तो उसके बाद आईवीएफ के थ्रू ही वो प्रेगनेंसी होगी। दे कैन नॉट बी रिजल्टिंग इन अ नेचुरल कंसेप्शन। बट आई फील दैट येस, कुछ साल पहले तक 1 to 2% था प्रेगनेंसी रेट पर फ्रोजन oocyte. नाउ इट इज क्लोज टू 5%, विच इज अ वेरी गुड प्रेगनेंसी रेट। अभी कुछ सालों पहले ही इसे एक्सपेरिमेंटल की श्रेणी से एक रेगुलर ट्रीटमेंट के रूप में अब हमारी जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं एक्सेप्ट करती हैं। सो मच सो दैट यू नो कंपनीज उसके लिए रीएम्बर्स कर रही हैं। एप्पल है, गूगल है, ये अपने एम्प्लॉयज को रीएम्बर्स करती हैं अगर वो एग फ्रीज कराते हैं तो। अच्छा, तो मुझे लगता है हर लड़की को जो बड़ी हो रही है लेट 20s या अर्ली 30s में, this is the time when you should freeze your eggs. Okay. Not in when 40s. you are in your 40s where you don't have anything. So that is the right time, and please have very reasonable expectations. Know about the pregnancy rate and then go ahead with the procedure. Don't go in with a mindset कि ये तो 100% है या ये कोई इंश्योरेंस है. That's not the case. अगर एग प्रोड्यूस करने का, क्वालिटी एग प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी कम हो रहा है, तो डजंट दैट मीन कि आपका बेबी को बेयर करने का भी कैपेसिटी कम हो रहा है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल फ़र्क है, बिल्कुल अलग अलग है। सो अच्छी बात क्या है कि यूट्रस की जो कैपेसिटी है प्रेगनेंसी को लेने की वो 60s-70s तक रहती है। ओह, अच्छा। सो द ओनली थिंग दैट डिक्लाइंस विथ एज इज एग क्वालिटी। मगर अभी तो खैर ART एक्ट आ गया है, तो अब 50 के ऊपर कोई भी क्लिनिक IVF नहीं कर सकता किसी महिला का। अच्छा। मगर जब ये एक्ट नहीं था तो ऐसे इंस्टेंसेस हैं हमारे ही देश में जहाँ पे 70 ईयर्स की महिला भी माँ बनी है डोनर एग के सहारे। तो यूट्रस की कैपेसिटी लेट एज तक प्रिजर्व रहती है टू बेयर द प्रेगनेंसी, कैरी द प्रेगनेंसी। एग की क्वालिटी में जो गिरावट है वो मगर आपका जो मीनोपॉज का एज है, सपोज किसी का मीनोपॉज 50 ईयर्स में होने वाला है, so now research has proven that exactly 13 years before the age of menopause आपकी एग क्वालिटी एकदम शार्पली
नीचे आती है। अच्छा, जबकि परसेप्शन ये होता है कि अगर आपकी पीरियड्स अच्छे हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव अ हेल्दी सेक्सुअल लाइफ एंड यू कैन बेयर बेबीज। एब्सोल्युटली। सो यू नो एवरी सिंगल डे इन द क्लिनिक जब मैं AMH की रिपोर्ट देखती हूँ और मैं बताती हूँ कि आपके एग्स बहुत कम हो गए, तो फर्स्ट आंसर रहता है बट मेरे पीरियड्स तो बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, रेगुलर आते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, हर महीने एक एग आपका ओव्यूलेट हो रहा है, वो मेनोपॉज तक होता रहेगा, बट जो ओवरऑल पूल है आपका, जो रिजर्व है, दैट इज गोइंग टू शार्प एंड इट इज प्रूवन बाय वेरी वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट्स। इट इज अ ग्लोबल फैक्ट। अगर मेनोपॉज की मीडियन एज हमारे कंट्री में अगर 51 साल है, तो उसके 13 साल पहले आपकी एग क्वालिटी और क्वांटिटी शार्पली डिक्लाइन होगी। अब सपोज किसी का मेनोपॉज 45 में होने वाला है, ये आप बता तो नहीं सकते ना आपका कब होगा। सपोज इट इज गोइंग टू हैपन एट 45, सो दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर यू is at 33 or 34. True. So suppose somebody is going to hit menopause at 40, 1% of the women उनका menopause 40 से पहले हो जाता है, तो आपका ये एज तो 27 साल है। मगर अच्छी बात ये है कि आप मेजर कर सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं। देयर इज़ अ वेरी सिंपल ब्लड टेस्ट, सिर्फ 2000 का होता है, उसको कहते हैं सीरम AMH। आप किसी भी अच्छे लैब से जाके खुद करवा सकते हैं इसको। 2 ml ब्लड चाहिए इसके लिए, और वो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आपके कितने ओवेरियन रिजर्व है। इसका नाम होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH। हर जगह, पूरे देश में हर जगह अवेलेबल है। अच्छा, जैसे एग अगर हमने डोनेट कराया है, तो उस विमेन का जिसका एग है, उसके जीन्स आने के कितने चांसेस हैं? जो बेयर कर रही है उसके जीन्स कितने आएंगे? क्या होता है? ऐसा फिर आ जाता है भावना कि किसी और का भी बच्चा है, जिसको शायद हम 3 पेरेंट बेबी कहते हैं, या 3 पेरेंट बेबी रहता है जब साइटोप्लाज्म अलग रहता है, न्यूक्लियस अलग रहता है और स्पर्म अलग रहता है, दैट्स अ 3 पेरेंट बेबी। ओके। जो डोनर एग है वो अलग है। डोनर एग में जो जीन्स हैं वो डोनर के आएंगे। अच्छा। और जो स्पर्म है वो पार्टनर का रहेगा। तो जो बेयर कर रहा है उसके जीन्स नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। मगर इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं थोड़ा आई वुड लाइक टू परमिट मी टू आंसर इट इन डिटेल। श्योर। बिकॉज सबसे सी ऑल ऑफ अस वांट टू सी आवरसेल्व्स इन आवर चाइल्ड ना। हम हर समय जब बच्चे बड़े होते हैं, ये मेरे जैसा है, ये उसके जैसा है, ये उसके जैसा है, हम हर समय ये सोचते रहते हैं। तो जब भी किसी को हम डोनर एग सजेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो आई फील कि एज अ डॉक्टर डोनर एग में सक्सेस रेट ज़्यादा होता है कंपेयर टू सेल्फ एग, बिकॉज डोनर की जो एज रहती है वो कम रहती है, उसकी फर्टिलिटी नोन रहती है। सो अगर किसी के एग्स कम है और उनका खुद का सक्सेस रेट 10-20% है, डोनर एग से उनका सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा। बट आई ऑलवेज फील कि हमको पहले एज डॉक्टर्स एंड एज पेशेंट्स अपने खुद के एग से ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि नहीं अब वाकई ज़रूरत है डोनर एग की, तो आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब कि हमको जीन्स डोनर से मिल रहे हैं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एपीजेनेटिक्स। सो एपी का मतलब होता है ऊपर। सो प्रैक्टिकली ऑल ऑफ अस हैव वेरी सिमिलर जीन्स। व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग इज कौन सा जीन टर्न्ड ऑन है और कौन सा जीन टर्न्ड ऑफ है। So this is a process called as hypomethylation और methylation। जो जीन्स के आखिरी सिरे होते हैं वहाँ पर सिग्नल होता है कि ये जीन एक्सप्रेस होगा या ये जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। एपिजेनेटिक्स जो है ये डिसाइड करता है कि आपके पास इतने सारे जीन्स हैं, उनमें से कौन से एक्चुअली एक्सप्रेस होंगे। और एपिजेनेटिक्स लगभग 70% डिपेंड करता है इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट पे। प्रेगनेंसी के दौरान आपका क्या खान पान था, आपकी कैसी सोच थी, आपको प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन तो नहीं था, आपको डायबिटीज़ तो नहीं था। यानी कि ये एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि कौन से जीन्स एक्सप्रेस होंगे और कौन से जीन्स एक्सप्रेस नहीं होंगे। सो डेफिनेटली इन अ डोनर एग द जीन्स आर कमिंग फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, अ डोनर, बट उसके कौन से जीन्स एक्सप्रेस होंगे और कौन से नहीं होंगे ये आपके इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। और मेरा इतने सालों का अनुभव है, मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है दैट देयर इज नो वे। देखिए हम और आप भी 9 महीने साथ में बैठेंगे ना, तो हम एक दूसरे के जैसे थोड़ी बात करने लगेंगे, कुछ
बहुत सारे सिमिलर चीज़ें हो जाएंगी। तो यदि आप 9 महीने अपने गर्भ के अंदर किसी को रखेंगे, एक 140 माइक्रोन के सेल से लेके वो 3 किलो का बच्चा आपके अंदर बनेगा। आपकी जैसे किडनी है या हार्ट है वैसे आपके अंदर वो बड़ा होगा, तो क्या ये संभव है कि आपके जैसा नहीं होगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आई थिंक फर्स्ट इज डोनर एग तभी लीजिए जब वाकई में ज़रूरत हो। सिर्फ सक्सेस रेट इन्फ्लेट करने के लिए डोनर की तरफ क्लिनिक्स पुश करते हैं, मुझे नहीं लगता वो सही है। बट इफ़ यू हैव टू गो फॉर डोनर एग IVF, बी कॉन्फिडेंट कि मैं अपने बच्चे को पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, उसके जो भी जीन्स होंगे उसमें से कौन सा एक्सप्रेस होगा ये मैं डिसाइड कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे मन में कि जैसे कैसे कोई अपना डिसीजन ले सके या कौन एक कैलकुलेटेड करेक्ट डिसीजन ले रहा है। जैसे कई बार डॉक्टर्स मिसगाइड भी कर सकते हैं, जहाँ पर ये मोटिव है पैसे कमाना, तो एवरीबडी कैन नॉट बी लाइक यू, है ना। तो उस केस में, और सबके पास आप अवेलेबल भी नहीं हो, तो उस केस में कैसे एक एजुकेटेड डिसीजन हमारा हो सके, उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? आई थिंक 2 things. One is that now it is very easy. अब कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो किताबों में है और जो आपको नहीं मिल सकता, है ना। अगर आज कोई बहुत अच्छे जर्नल में आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो आज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको आपकी भाषा में समझा देगा। तो अब ज्ञान जो है ना, वो जो नॉलेज है या जो IVF की जानकारी है या डिसीजन मेकिंग है, वो अब डॉक्टर्स के पास रह ही नहीं गया। इट ऑलवेज हैज़ टू बी अ शेयर्ड डिसीजन। मगर उतनी तकलीफ उठाइए कि अपनी प्रॉब्लम को समझ के उसके बारे में पढ़िए। हम क्या सोचते हैं कि हम फीस दे देंगे तो अब डॉक्टर हमारा काम जान ले। मुझे लगता है एटलीस्ट IVF में जो देखिए, इमरजेंसी प्रोसीजर्स में हम नहीं डिसाइड कर सकते, उस समय हमें ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। मगर जो इलेक्टिव प्रोसीजर्स हैं, यानी कि जो इमरजेंसी नहीं है, उसमें आप प्लीज़ टेक द ट्रबल कि आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में ChatGPT से पूछिए। मगर लास्ट में जो स्क्रीन है वो आपका डॉक्टर ही होगा। डॉक्टर हैज़ टू टेल यू कि नहीं, ये आपके केस में ठीक नहीं पढ़ा है आपने, या ये आपके केस में नहीं है। एंड लास्ट आई थिंक ऑलवेज गो विथ योर गट फीलिंग। मेरे अनुभव में है कि जो पेशेंट के अंदर से आवाज़ आती है उसको भी हमेशा डिसीजन मैट्रिक्स में लेना चाहिए। डिसीजन इज नेवर बाय द डॉक्टर, इट इज़ ऑलवेज अ शेयर्ड डिसीजन बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट। तो ऐसा नहीं होता कि कई बार IVF के लिए रेकमेंड कर दिया, हमने सोचा कि IVF अब करना पड़ेगा और नेचुरली हो सकता होगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी, और कई बार इन द प्रोसेस नेचुरली हो जाता है? ऐसा बहुत होता है, क्योंकि क्या होता है, सपोज एक नॉर्मल कपल है, उसका चांस कंसीव होने का 1 महीने में 10 to 15% होता है एट बेस्ट। नाउ व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर विल कैलकुलेट कि आपका कितना चांस है कंसीव होने का नेचुरली। सपोज दैट चांस इज 2%, 3%, 5% डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम, देन IVF इज एबल टू इंक्रीज इट टू से 40%। सो देर आर वेरी फ्यू कपल्स जिनका 0% होता है और उसको हम 40% करते हैं। 1, 2, 3%, 5%, 10% को हम बढ़ा के 40% करते हैं। तो ऐसा इस प्रोसेस में हो सकता है कि आपको नेचुरली कंसीव हो जाए, क्योंकि आपका चांस 0 तो था ही नहीं। मगर एक बहुत अनफॉर्चुनेट जो सिचुएशन बन गई है ना, नाउ वी हैव सो कॉल्ड IVF सेंटर्स। आई हैव अ वेरी, मेरे को बहुत उसमें गलत लगता है कि आप IVF सेंटर कैसे हो सकते हो। वो कहते हैं ना कि इफ योर ओनली टूल इज द हैमर, एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक द नेल। सो समवेयर डाउन द लाइन जैसे जैसे ये अब अवेलेबल हुआ है, इसका एक मिसयूज भी हो रहा है कि हर कपल भी अब ये सोचने लगा है कि अब इनफर्टिलिटी है तो IVF होगा। दैट इज नॉट द केस। केवल 30% कपल्स को आज भी IVF की आवश्यकता है। 70% कंसीव हो सकते हैं नॉर्मल टैबलेट्स, सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर्स, सिंपल प्रोसीजर्स से भी। सो डोंट चूज एन IVF सेंटर, choose a center where the doctor is able to evaluate you as a whole, maybe suggest you some treatment, and yet if you require IVF, so उसके लिए आप इतने रिसेप्टिव रहिए कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें। एक्चुअली डॉक्टर साहब, व्हाट्स हैपनिंग ना कि मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस है ब्रेन में, और क्योंकि टॉपिक ही इतना बड़ा है, या गायनेकोलॉजी की बात हम करें,
महिलाओं की बात करें तो इतनी सारी चीज़ें, तो मैं थोड़ा सा बस आई एम जस्ट गोइंग, मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा कि अनऑर्गेनाइज्ड है क्वेश्चंस मेरे। सो कोई भी अगर प्रेगनेंसी चाह रहा है तो दो तरीके मेजरली होते हैं। एक तो मतलब हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ। हमें बेबी चाहिए, कई बार इट्स वेरी अनप्लान्ड, है ना। तो वो अनप्लान्ड होता है तो उसमें क्या ऐसा होता है कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती एम्ब्रियो को, और देयर इज अ काइंड ऑफ रिजेक्शन, जिसमें हम जनरली कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नोजिया और ये सब हो रहा है। दूसरा कि अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें क्या ऐसी चीज़ों का पहले से तैयारी करनी चाहिए कि प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें अपनी हेल्थ को, वेट को, या हमारे जो कुछ डिजीजेज हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। तो हाउ टू गो अबाउट इट, और मैं वो दोनों के बारे अंतर भी जानना चाहती तो हूँ। प्लान्ड और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में ना बहुत, अगर कोई ऑलरेडी हेल्दी है और उसको कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है तो 99% प्रेगनेंसीज तो आज भी अनप्लान्ड होती है। सो उसमें ऐसा कोई बहुत कि आपको नौशिया वॉमिटिंग ज़्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नौशिया वॉमिटिंग एक हार्मोन है जो बढ़ता है, जो प्रेगनेंसी सिक्रीट करती है, बीटा HCG, उसके कारण होता है। तो वो प्लान्ड प्रेगनेंसीज और अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज दोनों में इक्वल उसका इंसिडेंस है, डिफरेंट नहीं है। सेकंड, जो प्लान्ड प्रेगनेंसी है वो हम इसलिए सजेस्ट करते हैं बिकॉज नाउअडेज many of us are already having some pre-existing medical issues, या फिर हमारा वजन ज़्यादा है, या फिर हम कुछ टोबैको या सिगरेट या हुक्का या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो अगर हमें, देखिए, जीवन में 1 या 2 ही बच्चे करने हैं, तो अगर हमारा शरीर उस स्थिति में रहेगा कि वो हेल्दी है तो हमारी प्रेगनेंसी इजी होगी। बिकॉज आपने देखा होगा ना आजकल प्रेगनेंसी में कितने कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। डायबिटीज प्रेगनेंसी में कितना कॉमन है, बीपी बढ़ना कितना कॉमन है, सिजेरियन कितना कॉमन हो गया है। तो इफ वी प्रिपेयर आवर बॉडी अ लिटिल बिफोर द प्रेगनेंसी हैपन्स, आई थिंक ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको काफ़ी हद तक, जीरो तो हम नहीं कर सकते बट काफ़ी हद तक हम इसको मैनेज कर सकते हैं। क्या जंक फूड और जिम सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स वगैरह ये सब लेने से भी फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है? सो जंक फूड से हाँ, क्योंकि जंक फूड में मेनली 2 चीज़ें रहती हैं। पहला, हाइड्रोजनेटेड फैट्स, ये जो मेयोनीज या जो कुकिंग मीडियम होते हैं इसमें हाइड्रोजनेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं। सेकंड, इसके अंदर होता है मैदा। मैदा जो है ना वो बॉडी में एकदम से ग्लूकोज लेवल्स बढ़ाता है और उसके कारण बॉडी इंसुलिन बनाती है। तो जब हम लगातार मैदे की चीज़ें खाते रहते हैं तो बॉडी इंसुलिन बहुत सारा बनाती है। तो जब बॉडी इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनाती है तो टिश्यूज इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मतलब वो इंसुलिन काम नहीं करता और धीरे धीरे फिर आगे जाके डायबिटीज़ और ये सब इश्यूज आते हैं। बट इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण PCOS की प्रॉब्लम बन जाती है। हम हमेशा सोचते हैं PCOS तो यूट्रस की प्रॉब्लम है। एक्चुअली PCOS इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द यूट्रस, इट्स अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। सो कुछ लोगों को जेनेटिक टेंडेंसी होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, कुछ लोगों को बिकॉज ऑफ इनटेक ऑफ फूड्स लाइक शुगर्स, रिफाइंड शुगर, मैदा, ये सब खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। किसी किसी को वो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि क्या होता है जैसे आपने कुछ खाया, आपका शुगर बढ़ा, अगर आपने उस समय वॉक कर लिया या एक्सरसाइज कर ली तो बॉडी इस शुगर को क्लियर कर देती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर शरीर इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन इस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर भेजता है। बट इफ द सेल्स आर नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव इट विल कीप ऑन स्टोरिंग। तो जैसे फैटी लिवर बन जाना, तो ये सारे जो डाउन स्ट्रीम इफेक्ट्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं वहीं से शुरू होते हैं। तो खाने में इसीलिए ऐसी चीज़ें जो धीरे धीरे ग्लूकोज को छोड़े, जैसे फाइबर जिसमें ज़्यादा हो, बहुत रिफाइंड चीज़ें नहीं हो। हाइड्रोजनेटेड फैट्स इसलिए ख़राब हैं क्योंकि उसमें बॉडी को जो गुड फैट्स होते हैं वो तो कुछ नहीं मिलते, एंड दे आर एनर्जी डेंस, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है थोड़े से अमाउंट में। और हम तो कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते आजकल के परिवेश में, तो वो सब कहीं ना कहीं एज अ फैट स्टोर होता है। और उससे सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बट आपका रिप्रोडक्टिव जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो PCOS इज प्रिवेंटेबल? पूरी तरह से नहीं बट टू लार्ज एक्सटेंट बाय दिस लाइफस्टाइल चेंजेस ओनली। डेफिनेटली।
ओके अच्छा, कई बार क्या 2 यूट्रस भी होती है किसी की बॉडी में? सो वो कैसे पता चलेगा बिफोर हैंड, या और उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं? एक्चुअली हमारा जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होता है तो यूट्रस के 2 हॉर्न्स होते हैं, वो एज एन एम्ब्रियो आपस में फ्यूज होते हैं और फिर उसके बीच का पर्दा एब्जॉर्ब हो जाता है और यूट्रस इस शेप का, ट्रायंगल शेप का बनता है। बाकी स्पीशीज में ना अभी भी 2 हॉर्न्स होते हैं यूट्रस के, कैटल में, बाकी सारे पिग्स में। ह्यूमंस में ही एक सिंगल यूट्रस होता है। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है सो मे बी 1 in 1000 विल हैव अ डबल यूट्रस। कभी कभी यूट्रस तो फ्यूज हो गया बट बीच का जो पर्दा है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसको सेप्टेट यूट्रस कहते हैं। तो ये एक सोनोग्राफी से डायग्नोस हो सकता है और इसके अधिकतर केसेस जो है वो मैनेज हो सकते हैं। जैसे सेप्टम है तो उसे इजीली हम निकाल सकते हैं। आधा ही डेवलप्ड यूट्रस है, यूनिकॉर्नुएट है, एक ही हॉर्न डेवलप्ड है, उसका भी मैनेजमेंट हो सकता है। डबल यूट्रस में भी बहुत सारे केसेस हैं जिनमें प्रेगनेंसी प्रॉपरली कंटिन्यू होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लेसर यूट्रस होती है उसमें जाके एम्ब्रियो हो जाता है, ऐसा? हाँ, बहुत रेयर सिचुएशन होती है, इसको प्रेगनेंसी इन रूडिमेंट्री हॉर्न कहते हैं। ओके, बट होता है ऐसा। ओके, तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है? ओके अच्छा, ट्विन्स अगर होते हैं तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एक सर्वाइव करे और दूसरा नहीं करे, उसके लिए क्या करना है कि दोनों सर्वाइव कर जाएं? ट्विन्स में ना अभी देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन हाउ वी मैनेज ट्विन्स। सो ट्विन्स 2 तरह के होते हैं। एक वो ट्विन्स होते हैं जो एक ही एम्ब्रियो से बने हुए हैं, और ऐसे अधिकतर ट्विन्स में प्लेसेंटा एक ही होता है। तो अब जैसे एक थाली है और 2 बच्चे हैं तो कभी कभी एक बच्चा ज़्यादा खा लेता है। तो सेम वे मोनोकोरियोनिक जो ट्विन्स होते हैं उसमें कभी कभी एक बच्चा ज़्यादा ब्लड फ्लो ले लेता है माँ का और एक कम लेता है। इसको हम डिस्कॉर्डेंट ट्विन्स कहते हैं, यानी डिस्कॉर्डेंट है उनकी ग्रोथ। तो इसमें भी प्रॉपर अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग से आप सही समय पे अगर उनको डिलीवर कर दें, और जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा तो आप बाहर से उसका न्यूट्रिशन, बाहर से उसका हाइड्रेशन दे सकते हो। माँ के कोख में तो वो प्लेसेंटा पे ही डिपेंडेंट है। तो डिस्कॉर्डेंट ट्विन्स को डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड आपका बहुत परफेक्ट होना चाहिए। कई बार हर 15 दिन में, कभी कभी तो हर 7 दिन में भी सोनोग्राफी करके उनकी ग्रोथ को मॉनिटर करना पड़ता है। जो डाइकोरियोनिक ट्विन्स होते हैं जो अलग अलग एम्ब्रियो से बने हुए हैं, उसमें भी कई बार एक ट्विन का वेट ज़्यादा होता है, एक का कम होता है। तो हमेशा जो डिसीजंस हैं वो छोटे ट्विन के हिसाब से लिए जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट का होना। हम सोचते हैं गायनोकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मैटरनल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो माँ की कोख में बच्चा पल रहा है उसके एक्सपर्ट्स फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स होते हैं। दे आर एबल टू सी एग्जैक्टली कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है, उसको ब्लड फ्लो कैसा है, उसके ऑर्गन्स डेवलप्ड हुए हैं कि नहीं, कौन सा सही टाइम है जब इनको डिलीवर कर देना चाहिए, अंदर रखना रिस्की होगा। सो हम लोग बहुत लकी है कि हमारे हॉस्पिटल में फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, जिसके कारण ट्विन्स का आउटकम बहुत अच्छा है। तो ये जो प्रीमेच्योर भी जो कई बार होता है उसको कैसे अवॉइड करें? प्रीमेच्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है। मतलब इनफैक्ट 1 in 10 बेबीज इज बॉर्न प्रीमेच्योर। 37 वीक्स के पहले अगर डिलीवरी हो जाती है उसको प्रीमेच्योर डिलीवरी कहते हैं। अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो नियोनेटल आईसीयू है वो सारी चीज़ें सपोर्ट कर सके। सबसे पहला जो सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है वो है लंग्स का सपोर्ट, ब्रीदिंग का सपोर्ट। तो इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लंग्स को सपोर्ट की आवश्यकता होती है। फिर उनकी फीडिंग, यानी उनके पूरे जो सिस्टम है उसको हमें धीरे धीरे करके सारे इसको संभालना होता है। प्रिवेंशन की यदि बात करें तो एक्चुअली अब अल्ट्रासाउंड से ही हमें पता चल जाता है कि इसका यूट्रस का माउथ छोटा हो रहा है या ओपन होने वाला है, तो उसमें 3रे महीने में ही स्टिच लगा दिया जाता है। अच्छा। देयर इज़ अ सॉफ्टवेयर जो हमको पहले ही बता देता है कि इनका प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क कितना है, 1 in 100 है, 1 in 20 है। तो अगर हाई रिस्क है तो उसको हम उसी समय यूट्रस के माउथ पे स्टिच लगा देते हैं, जो प्रिकॉशंस उन्हें लेने हैं वो समझा देते हैं। अच्छा। प्रोजेस्ट्रॉन से भी प्री टर्म बर्थ जो है वो प्रिवेंट होता है, प्रोजेस्ट्रॉन टैबलेट्स या इंजेक्शन से। तो अगर 12 हफ्ते पे आपका एक अच्छा सोनोग्राफी हुआ है फीटल मेडिसिन डॉक्टर से, तो वो आपको पहले ही बता देगा कि आपका प्री टर्म डिलीवरी का चांस है कि नहीं। और इसे कहते हैं प्रीएम्प्ट करना। हो जाए, दर्द शुरू हो जाए, फिर तो आप बहुत लिमिटेड चीज़ है ना जो कर सकते हो। बट पहले ही आपने अगर प्रिकॉशंस ले लिए, यू आर एबल टू अवॉइड। सेकंड वेरी बिग गेम चेंजर इज स्टीरॉइड।
प्री टर्म की जब रिस्क होती है तो अगर बच्चे को स्टीरॉइड के 2 इंजेक्शंस लग जाते हैं तो उसको वेंटिलेटर लगने की या उसका सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। अच्छा। तो हर समय ना जैसे ही हम बताते हैं कि अब हमें स्टीरॉइड लगाने पड़ेंगे तो लोग एकदम घबरा जाते हैं कि स्टीरॉइड क्यों लगाना है, बट एक्चुअली स्टीरॉइड्स एक अकेला ऐसा इंटरवेंशन है ऑब्स्टेटिक्स में जिसने सब कुछ, मतलब इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट आया है नियोनेटल सर्वाइवल में। तो जब भी डॉक्टर को लगता है कि ये पेशेंट की जल्दी डिलीवरी हो सकती है, वो 2 स्टीरॉइड के डोजेस लगाते हैं एंड दैट कॉजेज हेस्टनिंग ऑफ लंग मैचुरेशन। बच्चे के जो लंग्स हैं वो जल्दी मैच्योर होते हैं और ऐसे बच्चे फिर उनको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट ये सब कम हो जाती है। होता लेकिन वो प्री मैच्योर्ड ही है। हाँ। अच्छा। मगर उसके लंग्स जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। ओके, मतलब लेकिन हम उस पीरियड को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। अच्छा। कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिनको टोकोलाइटिक्स कहते हैं। टोको मतलब कॉन्ट्रैक्शंस, लाइटिक मतलब बंद करना। बट टोकोलाइसिस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। वो 48 घंटे 72 घंटे इतनी प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग कर सकता है। प्री टर्म लेबर को वीक्स या मंथ्स तक तो नहीं कर सकता। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि आप जनरली जो गर्ल्स हैं वो कैसे समझें उनके पीरियड हेल्दी हैं, रेगुलर हैं, और ज़्यादा कम जो भी डाउट रहता है तो वो सेल्फ एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पीरियड्स 25 से 35 दिन के बीच में आते हैं, आना मतलब मैं फर्स्ट डे से कैलकुलेट करना है आपको। जो पीरियड का फर्स्ट डे है उससे अगले पीरियड की फर्स्ट डे तक अगर अंतराल 25 से 35 दिन का है, ये सही है। नॉर्मल जो ब्लीडिंग है 60 to 80 ml होना चाहिए। जो लोग पैड लगाते हैं वो तो एस्टिमेट नहीं कर पाते, बट जो मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं वो इजीली पता कर सकते हैं। पीरियड्स में खून के क्लॉट्स आना नॉर्मल नहीं है। अच्छा। तो अगर आपको ब्लड क्लॉट्स आ रहा है तो मतलब आपको हैवी ब्लीडिंग है, एक फ्लैश लाइट जो अपीयरेंस होती है। या फिर अगर आप खड़े हो रहे हो और आपको अचानक बहुत सारा ब्लड निकल जाए, इसको फ्लडिंग कहते हैं, वो भी नॉर्मल नहीं है। अगर आपको दिन में 2 पैड से कम लग रहे हैं तो फिर ये कम ब्लीडिंग हो रही है आपको। तो अच्छा, ये भी है कि हर गर्ल के जो पीरियड का साइकिल है वो अलग रहता है, उसका नॉर्मल ब्लड फ्लो अलग होता है। तो जब आपका जो नॉर्मल है उससे अलग आपको कुछ भी लगे तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको सेल्फ डायग्नोसिस से थोड़ा सा बचना चाहिए। सो यू शुड नो योर नॉर्मल, आपको दिन में कितने पैड्स लगते हैं। और इसके लिए सबसे सिंपल है कि आप सिर्फ उसको नोट डाउन कर लीजिए, मोबाइल पे कर लीजिए, कैलेंडर पे कर लीजिए। अधिकतर लड़कियों को यही नहीं पता होता कि उनका लास्ट पीरियड कब आया था। हाँ। तो जब तक हमें हमारा नॉर्मल नहीं पता होगा, जब वो नॉर्मल से एबनॉर्मल होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसलिए ट्रैकिंग इज वेरी नेसेसरी। ओके, वो वाइट डिस्चार्ज के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। व्हेन इट इज लाइक ज़रूरत की आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? जो हमारा वेजाइनल ट्रैक्ट है उसमें जो लाइनिंग होती है वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम रहती है, यानी बहुत सारे लेयर्स रहते हैं सेल्स के। जैसे स्किन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, स्किन में भी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम रहता है। तो वेजाइना में जो सेल्स होते हैं उसकी अपर लेयर हमेशा निकलती रहती है। जब ये लेयर निकलती है तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, वो इसके ऊपर एक्ट करते हैं और इसके कारण डिस्चार्ज रहता है। सो वाइट डिस्चार्ज इज एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव डिस्चार्ज, बिकॉज लैक्टिक एसिड जो है वो एसिडिक होता है, वो वेजाइना का पीएच हर समय एसिडिक रखता है, तो इससे आपको कोई भी इन्फेक्शंस नहीं होते। सो एक्चुअली जो वाइट डिस्चार्ज है वो हर रिप्रोडक्टिव एज की लड़की को होगा ही होगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड द लेयर ऑफ द यूट्रस, एंड वो एक्चुअली प्रोटेक्टिव है क्योंकि वो एसिडिक होता है। अगर आपको डिस्चार्ज, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये महीने में ना चेंज होता रहेगा। पीरियड्स के इमीडिएटली बाद कुछ दिन तक डिस्चार्ज नहीं होता। फिर जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो म्यूकॉइड डिस्चार्ज होना शुरू होता है और ओव्यूलेशन के आसपास ये बहुत क्लियर म्यूकस जैसा डिस्चार्ज होने लगता है। फिर सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन के कारण थोड़ा सा थिक डिस्चार्ज आता है और फिर पीरियड्स आते हैं। तो मंथ में हर दिन ये चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन योर हार्मोनल लेवल्स। दिस इज अ नॉर्मल डिस्चार्ज, यू शुड नॉट पैनिक बिकॉज ऑफ दिस डिस्चार्ज। अगर इस डिस्चार्ज में आपको ईचिंग हो रही है, ये येलोइश है, ग्रीनिश है, इसमें स्मेल आ रही है या ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आ रहा है, देन दिस इज लाइकली टू बी सम इन्फेक्शन। इन दैट केस यू हैव टू गो एंड सी अ डॉक्टर। अपने मन से ना ओवर द काउंटर कोई भी टैबलेट्स ले लेना ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें ऐसा ब्राउन और ब्लैक डिस्चार्ज भी इंक्लूड होता है? क्या होता है, जब हमारा पीरियड्स आना बंद हो गया, मतलब पीरियड का लास्ट डे है,
तो ब्लीडिंग कम होती जाती है। अब जब जो थोड़ा सा ब्लड है जब वो वेजाइना में रहता है तो वेजाइना का तो पीएच एसिडिक है, तो वेजाइना की पीएच एसिडिक होने के कारण ये ब्लड हिमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड हिमैटिन में, विच इज ब्राउन इन कलर। सो ऑल द विमेन जिनको कम फ्लो के डेज होंगे वहां पे ब्राउनिश दिखेगा वो। जब ज्यादा फ्लो रहता है तो उतना एसिडिक पीएच होता ही नहीं इतना ब्लड का कलर चेंज करने के लिए। तो अगर शुरू में थोड़ा सा स्पॉटिंग है ब्राउनिश या लास्ट के 1-2 दिन स्पॉटिंग है, इट इज नॉर्मल। डॉक्टर साहब इतने बड़े सर्जन हैं, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है पहले तो उसके बारे में हमें बताएं। मेरे ख्याल से ना ये जो कंसेप्ट है, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हमने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वी डिड मैक्सिमम टेली रोबोटिक सर्जरीज बिटवीन 2 सिटीज। सो मैं इंदौर में थी, मैंने अपने पेशेंट्स का भोपाल में सर्जरी करी, और जो मेरे कलीग हैं डॉक्टर मोहित, उन्होंने भोपाल में मेरे हॉस्पिटल में बैठ के अपने हॉस्पिटल में इंदौर में ऑपरेट किया। ये टेली रोबोटिक सर्जरी होती है। सो आई थिंक इसमें रिकॉर्ड बन गया वो तो एक ठीक है, मगर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कंसेप्ट, बिकॉज हम सब चाहते हैं ना कि हमें बेस्ट सर्जन से हमें ऑपरेट होना है। हो सकता है आपका जो सर्जन हो वो दिल्ली में हो या बॉम्बे में हो, तो या तो आप ट्रैवल करके जाएं, उससे समय लें और सर्जरी कराएं। और एक सर्जन का जो स्किल है ना, वो उसकी बहुत सालों की साधना होती है, कुछ टैलेंट होता है, कुछ मेहनत होती है, कुछ ईश्वर का भी आशीर्वाद होता है। तो वो सही मायने में ना तभी पहुंच सकता है जब हम इसको टेक्नोलॉजी से इसकी मैरिज कराएं। दैट इज टेली रोबोटिक सर्जरी, बिकॉज टेली रोबोटिक सर्जरी में मैं यहाँ बैठ के जो मूवमेंट्स कर रही हूँ वो एग्जैक्टली कितने भी मीलों दूर पेशेंट्स की बॉडी के अंदर रोबोटिक आर्म्स कर सकते हैं। So now distance is not a matter. You may choose a surgeon from New York to operate on you. That doctor does not need to fly. You don't need to go there. And the biggest thing is कि 2 doctors can collaborate on a surgery because of robotics. So now the 5G fiber is carrying the signal. आपके exactly जो hand movements हैं वो exactly patient के अंदर replicate हो रहे हैं। Patient के bedside पे हमेशा एक trained surgeon है। तो ऐसा नहीं है कि आप भगवान भरोसे कहीं लेटे हुए हैं और आपका डॉक्टर कहीं दूर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रोबोट ही आपका और सबसे इम्पोर्टेंट है, रोबोट सर्जरी नहीं करता है। रोबोट कठपुतली जैसा होता है, जैसे डॉक्टर उसको निर्देश देता है वैसे ही वो मूवमेंट्स रेप्लिकेट करता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि मतलब यू आर कम्युनिकेटिंग टू द अदर सर्जन और वो ऐसा कर रहा है? नहीं, दैट इज नॉट हैपनिंग एक्चुअली। इट्स दोस आर द आर्टिफिशियल हैंड्स व्हिच आर डूइंग। तो उनकी डेक्सटेरिटी कितनी होती है? बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब लाइक एग्जैक्टली व्हाट यू आर मेकिंग इट। यस, एंड सपोज मैंने अपने हाथ को बहुत छोटा कर दिया और पेशेंट के अंदर डाल दिया है, तो जो मैं अंदर ही खड़ी हूँ तो मुझे जो 3D विजन मिल रहा है, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। अच्छा, तो मतलब ऐसा भी है कि वो ज्यादा और अच्छा है क्या करने को, बिकॉज यू आर गेटिंग अ माइक्रो वो मिनिएचराइज्ड है और आपका ट्रेमर फिल्ट्रेशन है। देखिए, जैसे ना हम सब सर्जन्स की शेल्फ लाइफ होती है, आप 60-70 के बाद स्किल्ड तो बहुत हो गए, बट आपके फिर हाथ में ट्रेमर्स आ रहे हैं। सो द रोबोट एक्चुअली हैज ट्रेमर फिल्ट्रेशन। So very minute movements will be transmitted exactly without any tremors. मतलब ये बहुत ही बड़ा प्रयास है मुझे लगता है कि सर्जरी के लिए। एंड मैं आपसे बहुत लेट मिली हूँ, मुझे चाहिए था कि आप ही मेरी डिलीवरी करते। अगर आप मुझे पहले मिले होते तो मतलब मुझे इस चीज़ का बहुत कई बार मुझे इस चीज़ की कमी महसूस हुई है कि नहीं, मुझे ऐसा ही कोई गायनेक चाहिए था अपने लिए, बट देन अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट हैपन। कोई बात नहीं, बाद में आज फ्रेंड्स तो मिल गए। हाँ, यस ऑफ कोर्स। मैं आपके हॉस्पिटल में जाकर जो मुझे फील आता है, जो वाइब आता है, इट्स लाइक नेवर फेल्ट बिफोर। तो व्हाट इज़ हर हेल्थ टू यू, एंड कैसे आपका हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटल से अलग है और ख़ास है? मुझे ऐसा लगता है ना कि हर हॉस्पिटल का एक प्रेमाइस होता है या एक आइडिया होता है उसके फाउंडर के दिमाग में कि मुझे ये करना है। एक्चुअली जो हॉस्पिटल्स हैं ना, वो बीमारी को ठीक करने के लिए बने होते हैं और उसमें हर तरह की बीमारियां होती हैं, और वो अच्छी बात है कि हर तरह के स्पेशलिस्ट एक ही रूफ के अंडर बैठ के काम करते हैं। बट एज अ वुमेन ना, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कैसा फील करते हैं। तो जब तक हमें अच्छा फील नहीं होता और जब तक हमें आसपास माहौल अच्छा नहीं लगता, हम कोई भी डिसीजन ना बहुत खुशी खुशी नहीं ले पाते।
तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा, इनफैक्ट जो मेरा वर्क प्लेस है उसका नाम हर हेल्थ है, वो हॉस्पिटल नहीं है, उसका नाम हर हेल्थ है. सो it's not a place where only we treat women with problems. It's a place where you come and you just have a cup of coffee, you have a checkup in a very informal setting. Because I feel that a gynecologist is mainly a primary care physician rather than somebody who treats diseases. जो 90% हम बीमारियां देखते हैं ना, चाहे वो फाइब्रॉइड्स हो, यूट्रस का कैंसर हो, पीरियड्स के इश्यूज हो, वो 90% प्रिवेंटेबल हैं. PCOS हो. So if a woman feels comfortable to walk in, maybe she will come much before she has the disease or much before her disease is advanced. And even if it is advanced ना, कोई अगर बीमार भी है तो वो अगर ऐसे माहौल में बैठे जहाँ पर उसे ये वाइब नहीं आए कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, या मैं बीमार हूँ, या दुख हो रहा है, कोई रो रहा है. मुझे हमेशा लगता था ना, मैं जब बच्चे को हैंड ओवर करती थी तो उसी फ्लोर पे ICU था. ICU के विजिटिंग आवर्स में सब रिलेटिव्स बाहर खड़े होते थे, कोई रो रहा होता था, कोई उसको दिलासा दे रहा होता था, और उसी समय मैं बच्चे को लाकर एक फैमिली को देती थी. तो मुझे खुशी तो होती थी, बट मुझे अंदर से बुरा लगता था कि यहाँ पे सब लोग, ये लोग तालियां बजा रहे हैं, उस बच्चे को वेलकम कर रहे हैं, और किसी के बहुत क्लोज की जान खतरे में है, वो ICU में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है. सो वो थोड़ा सा एक मतलब बड़ा एक अजीब सी बात लगती थी. तो ये बात सच है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का अपना एक रोल है, बट आई थिंक फॉर विमेन वी नीड टू रीथिंक हेल्थ केयर. वी हैव टू मेक द हॉस्पिटल्स विच आर अपीलिंग टू विमेन. हमारे यहाँ पे जितनी चीजें होती है ना, वो जो पैसा देता है उसके लिए अपीलिंग होती है, विच इज मेन इन मोस्ट केसेस. बट जो कंज्यूमर है, जो आपका एंड यूजर है, उसको कंफर्टेबल लगना चाहिए आपके स्पेस में आकर. ये मेरा सोचना है. मुझे लगता है कि कई बार तो विमेन इसीलिए भी अपनी बीमारी को लेकर के सामने नहीं आती हैं क्योंकि उनमें एक झिझक, एक शर्म ये रहता है. इवन इफ दे शेयर इट विद देयर हस्बैंड, तो फिर वो हस्बैंड के अंदर वो झिझक और शर्म आ जाती है. और अगर इतना ब्यूटीफुल और इतना वेलकमिंग अगर कोई जगह है और इतना वार्म एनवायरनमेंट है, तो आई थिंक और ज़्यादा लोग आ पाएंगे, स्पेशली द यंग गर्ल्स जिनको थोड़ा सा एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है. Absolutely. क्या विजन है हर हेल्थ को लेकर? अभी हर हेल्थ इज़ 1 year old, है ना? व्हाट डू यू थिंक 10 years डाउन द लाइन हर हेल्थ कैसा होना चाहिए? आई थिंक मैं इसमें 3 चीज़ें देखती हूँ. सबसे पहला, आई वॉन्ट टू मैरी विमेंस हेल्थ केयर एंड एजुकेशन. That education is, I think, in 3 ways. सबसे पहला, health education for women who are not unhealthy. So I don't want to be a person की जो बीमारी का इलाज करते रहा हर समय. मैं वो ऑर्गेनाइजेशन लीड करना चाहती हूँ जो बीमारी को होने ही नहीं दे. तो हेल्थ एजुकेशन फॉर विमेन ओवरऑल, ये और गर्ल्स, आई थिंक ये बहुत बड़ा हमारा एक चीज़ है जिसके लिए हमें बहुत स्ट्रांगली लगता है, और हम अभी अपने बहुत छोटे तरीके से कर पा रहे हैं. मैं इसको थोड़ा बड़े तरीके से करना चाहती हूँ इन द टाइम्स टू कम. सेकेंड इज एजुकेशन ऑफ विमेन हु आर ऑलरेडी इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट, चाहे वो इनफर्टिलिटी के हों या वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के हों. हर समय ना अपने आप को हम डॉक्टर को सौंप दें, ये सही नहीं है. हमें अपनी बीमारी के बारे में पता होना चाहिए. इसीलिए लगभग 13 साल पहले ना मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था. उस समय मैं बिल्कुल इंडिया की पहली दूसरी डॉक्टर रही होंगी जो YouTube पे इसके बारे में बात करता था, इनफर्टिलिटी, पीरियड इश्यूज. 5-6 लाख मेरे सब्सक्राइबर्स हैं. एंड आई थिंक ओवर द ईयर्स ये मेरे लाइफ का ना सबसे ग्रेटिफाइंग पार्ट रहा है कि किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति मेरे वो 4-5 मिनट के वीडियो को देख के उसको वो कॉन्फिडेंस आया, या उसको एक जानकारी मिली जिससे वो कॉन्फिडेंटली अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात कर सका, या उसको किसी चीज़ की एंग्जाइटी थी और मेरे वीडियो ने उसको आंसर दे दिया. आई थिंक दिस हैज़ बिन वेरी ग्रेटिफाइंग. थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज एजुकेशन ऑफ डॉक्टर्स. मैं बेसिकली एट हार्ट आई एम अ टीचर. सो बहुत टाइम मैंने मेडिकल कॉलेज में मैं प्रोफेसर थी. उसके बाद मैंने जो इंडिया का सबसे पहला रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में DM का प्रोग्राम था वो मैंने चालू किया था.
मैं फिर प्राइवेट सेक्टर में आ गई, बट टीचिंग हैज़ ऑलवेज बिन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो अभी भी हमारे पास फेलोशिप स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारी जगह से, कैलकाटा से, दिल्ली से, बाहर से भी आते हैं स्टूडेंट्स। तो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और सर्जरी की जो ट्रेनिंग है उसको प्रॉपरली देना, अपने जैसे कम से कम 10-20 हज़ार डॉक्टर्स पूरे विश्व में भेज देना, क्योंकि हम सबका तो लाइफ बहुत छोटा सा है। मैं कितने ही पेशेंट एक दिन में देख पाऊंगी, पर जो मेरी फिलॉसफी है, जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, अगर मैं 10,000 डॉक्टर्स को सिखा दूं तो वो अपनी अपनी जगह पर जाकर ऐसे संस्थान खड़े कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें एक्सपैंड करना है, हमें बहुत सारी जगह पे ये संस्थान शुरू करने, बट हमेशा हमारा जो संस्थान है वो शिक्षा और चिकित्सा, इट विल बी अ मैरिज ऑफ बोथ। और शिक्षा तीनों की, हेल्दी women who have problems and डॉक्टर्स। अच्छा, आपको कभी गुस्सा भी आता है इस बात के लिए कि आपको लगता है कि नहीं, लोगों का परसेप्शन इस तरह से होना चाहिए, बट व्हेन यू एनकाउंटर समबडी हु हैज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ, जैसे कि अगर कोई कपल आ रहा है तो उनका कुछ और थॉट प्रोसेस चल रहा है, आप उनको कुछ और बताना चाह रहे हो, या उनकी फैमिली, फॉर इंस्टांस मैं ऐसे बोलूँ कि अगर आप जब वो बेबी को लेकर जाते हो तो क्या कई बार अगर गर्ल चाइल्ड है तो लोगों के चेहरों पे उदासी अभी भी आती है? बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। और ये ना शायद लाइफ का सबसे ऐसा मोमेंट है जो जिसमें सच में बहुत अंदर से दुख लगता है। मतलब 13 साल हो गए हैं मेरे पास, जब भी कोई कपल आता है जिसके ऑलरेडी 2 बच्चियां हैं, तो हमारे यहाँ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि हम उनका इलाज नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि मेरे पूरे हॉस्पिटल में मेजॉरिटी हम महिलाएं हैं, मैं भी एक लड़की हूँ, बेटी हूँ। खास करके जब ट्विन्स होते हैं, तो पहली बेटी हो गई तो माँ के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आती है, और जैसे ही दूसरी बेटी हो गई तो सारे थिएटर में जितने लोग स्क्रब है ना, उस केस में वो ऐसे साय करते हैं। और दूसरी बेटी को जब मैं माँ को दिखाती हूँ तो उस माँ के चेहरे पे हंसी नहीं आती कई बार। और मतलब माँ को भी इस बात का दुख हो रहा है कि आजकल? ओह माय गॉड। अब चीज़ें बदल रही हैं, अब बहुत से लोग हैं जो इसको बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, बट 10 में से 1 अभी भी ऐसा ही है। अच्छा, आई थिंक इट हैज़ नथिंग टू डू विद द क्लास, विद द एजुकेशन, या फिर सोशल स्टैचर। हाँ भी और नहीं भी। मतलब ग्रामीण परिक्षेत्रों में क्या होता है, बहुत सारी की खेती है तो वो हमें किसी लड़के को ही देनी है, ये वाली सोच रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी ज़्यादा है, शहरी क्षेत्रों में इतना ज़्यादा नहीं है। और भी कभी आपको बहुत गुस्सा आया हो, जो सबसे ज़्यादा गुस्सा आया हो कि मैं एज अ डॉक्टर कोई एक चीज़ ऐसी मनवाना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ, बट लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा गड़ा हुआ है जिससे आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि अपने ही एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं, तो अपने को और मेहनत करनी चाहिए। जैसे ये बेटी वाले इशू पे मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मेरे घर में तो मैंने हमेशा महिलाओं का ही बोलबाला देखा है। मेरी मम्मी की 3 बहनें हैं, मैं अकेली बेटी हूँ, तो हम तो कभी इस तरह से बड़े ही नहीं हुए। मगर जब ये सोच बार बार देखने मिलती है, और अब तो क्या होता है, जो एफ्लुएंट बिजनेस फैमिलीज हैं उसमें भी ऐसा होता है कि दूसरा तो लड़का हो जाना चाहिए, एक तो लड़का होना चाहिए। तो गुस्सा आता था। फिर मुझे लगता था कि शायद अपनी जो एफर्ट्स हैं वो कम है, तो अपन एफर्ट्स बढ़ाएं। लोगों के जो डिसीजन है वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, आपके खुद के जीवन से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अगर मैं एक लड़की हूँ तो मुझे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग या इतना अच्छा करना है, या अपने भगवान ने जो मुझे पोटेंशियल दिया उसको इतना पूरी तरह से यूज़ करना है कि शायद मुझे देख के कोई इंस्पायर हो जाए कि नहीं, बेटी हो तो इसकी जैसी हो। तो शायद मैं गुस्सा तो मुझे बिल्कुल नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाला एक्सेप्ट कर ले, इसके लिए हमेशा मेरे एफर्ट्स कम पड़ते होंगे, इसलिए वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं होता होगा। और आपका जो आपने भी कहा कि ऐसा लगता होगा बेटी हो तो आपकी जैसी, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि सबको ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है बेटी हो तो ऐसी, बिकॉज यू हैव बीन आयरन लेडी। तो आप मुझे थोड़ा सा अपने उस आयरन मैन वाली जर्नी का थोड़ा सा एक ब्रीफ ज़रूर दें। सो एक्चुअली बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या आप एथलीट बनना चाहती हैं, आपने इस एज में ये सब क्यों किया।
तो मुझे ऐसा लगता है मैं एथलीट बिल्कुल नहीं बनना चाहती, मैं कुछ भी नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छी डॉक्टर बनने के लिए ना सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करना, बहुत ज़्यादा अपने स्किल की प्रैक्टिस करना, बहुत अपने प्रोफेशन को समय देना ही ज़रूरी नहीं होता। एक समय के बाद जब आप अपने प्रोफेशन के प्लेटो पे पहुंच जाते हो, उस प्लेटो को ब्रेक करने के लिए आपको अपने अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर क्वालिटीज़ लानी पड़ती हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एबिलिटीज से मेरा मतलब है कि मैं जब 40 साल की हो गई तो मैं ऑलमोस्ट 7 दिन तब भी काम करती थी। हर संडे को मैं बाहर जाती हूँ कैंप करने के लिए किसी आसपास के या दूर के शहर में, तब भी वैसे ही करती थी। तो हम लोग दतिया में कैंप के लिए गए हुए थे। दतिया के पास में ओरछा है, वहाँ मंदिरों में घूमने हम गए थे। तो वहाँ पर बड़ा एरिया है ना जहाँ पे बहुत सारे मंदिर है। तो मेरी असिस्टेंट ने मुझसे कहा कि अपन उधर वाले मंदिर देखने चलते हैं, और नदी एक थी पीछे। तो मैंने कहा नहीं, इतनी दूर जाएंगे तो अपने पैर दुखेंगे, फिर अपन पेशेंट देखने में थक जाएंगे। तो बोली ठीक है। फिर उसके बाद जब पेशेंट देख के वापस आ रहे थे तो मुझे खुद पे बड़ा वो लगा, तब मेरा वजन भी ज़्यादा था, बहुत अनफिट थी, कि मैं 40 इयर्स की एज में थोड़े से मीटर चलने में डर रही हूँ कि मैं आगे जाके थक जाऊंगी, या मैं फिर पेशेंट अपन कैसे देखेंगे। तो मुझे लगा कि क्या मतलब इस तरह के शरीर में मैं कितने साल तक और पेशेंट को की सेवा कर पाऊंगी। अब जाके तो मुझे मतलब मेरे स्किल्स मैंने परफेक्ट किए हैं, अब जाके तो मुझे मतलब चीज़ें समझ में आना, और अब मैं उस स्थिति में हूँ जब मैं बहुत अच्छा इलाज कर सकती हूँ, इसका मुझे कॉन्फिडेंस है। तो अगर इस समय मेरे शरीर की ऐसी स्थिति है तो मैं कितने साल तक और इस तरह से काम कर पाऊंगी। ये पहली बात थी। दूसरी बात एक थी कि ना, एक होता है मेंटल एंड्योरेंस, वो आपके फिजिकल एंड्योरेंस से ही आता है। आप दिन भर में कितनी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, आपको खीज हो रही है, कभी आपके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उसको आप कैसे ले रहे हो, कभी जैसी कोई मनचाही चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है, आप उसको कैसे मेंटली मैनेज कर रहे हो। ये सब मैंने पिछले 10 सालों में फिजिकल एंड्योरेंस से ही सीखा है। अब भगवान की दया से ऐसी स्थिति हो गई है कि अब कोई कितना भी परेशान करना चाहे, बहुत ज़्यादा मैं परेशान नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं खुद को ही इतना परेशान करती हूँ कि मुझसे ज़्यादा कोई मुझे क्या परेशान करेगा। कहते हैं कि अपने वो जो ग्लास सीलिंग है, थ्रेशोल्ड है, उसको आपने इतना बढ़ा दिया कि उसके नीचे कुछ भी हो रहा है वो आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है। अफेक्ट नहीं करता, अफेक्ट तो करता है, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, मगर मैं उसे डील कर लेती हूँ। अब टॉलरेंस लेवल बढ़ गया जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इतना सारा सब कुछ करते करते तो कभी ऐसा लगता है कि फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ कहीं, मतलब जो मैंने जनरली देखा है कि जो महिलाएं बहुत प्रोग्रेसिव होती हैं तो कहीं ना कहीं एक वैक्यूम अदर दूसरी जगह पे रहता है, या आपके साथ ऐसा नहीं है? मैं इसको ना 2 तरह से देखती हूँ। मतलब कुछ लोग आए हैं जीवन में ना, वो खुद के लिए नहीं आए हैं, उनको भगवान ने दूसरों की सेवा के लिए भेजा है। तो उनके परिवार के लोग, उनके बहुत क्लोज लोग, उनका ना काम यही है कि आप उसको इतना स्ट्रांग रखो कि वो सेवा कर पाए। तो ऐसे लोगों को ना कभी बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने घर को नहीं समय दे पा रही, मैं बच्चों को नहीं दे पा रही, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रही। आपका जन्म ही उस चीज़ के लिए नहीं हुआ था, और जो ऐसा व्यक्ति है उसे कहीं ना कहीं पता होता है। और अगर अच्छी किस्मत रही तो उसके आसपास के भी लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को मान लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म जो है वो सेवा के लिए हुआ है। बचे हुए जितने साल हैं उसमें मैं और ज़्यादा करना चाहूँगी, कम तो बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी। तो मतलब आपका किस्मत अच्छा है, ये हम मान के चल रहे हैं। एंड आपका फैमिली, एंड आई हैव सीन लाइक कि आपकी जो मदर है वो हमेशा शी हैज स्टूड बाय यू ऑल द टाइम। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में देखती हूँ। और थोड़ा सा आपका जो ये सेलिब्रेशंस होते हैं आपके जो हॉस्पिटल में, उसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा बताइए, बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड व्हेन आई केम टू नो फर्स्ट आपके गोद भराई की रस्म के बारे में, तो दैट वाज सो क्यूट। और मतलब
सारा तो मुझे पछतावा ही हुआ आपसे मिलने के बाद। पहली बार तो सच में मैं बहुत अफसोस में चली गई कि आई मिस्ड ऑल दिस। तो वो थोड़ा सा बताएं हमारे गेस्ट व्यूअर्स। पता नहीं क्यों मुझे ना, मैं ये जो पूरी प्रोसेस होती है कंसीव करने की, प्रेगनेंसी को कैरी करने की और फिर एक बच्चे की डिलीवरी की, ये मैं इससे इतनी इटर्नली फैसिनेटेड हूँ और मैं जिंदगी भर ऐसी रहूंगी शायद। हर बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो उतना ही मुझे एक्साइटमेंट होता है जैसे मेरी पहली डिलीवरी पे हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों हम इसे एक बीमारी की तरह की दवाइयाँ लिख रहे हैं और इंजेक्शंस लगा रहे हैं और उस महिला भी डर रही है और डॉक्टर भी उसको डरा रहा है, क्यों ऐसा करना चाहते हैं। और अब क्या हो गया, ये सारी जो पेशेंट्स हैं ना, जो लेट कंसीव करती हैं, आईवीएफ से कंसीव करती हैं, फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में पूरा टाइम स्ट्रेस में रहती है, मेरे को ये ऐसा हो गया, मेरे को वैसा ना हो जाए, मेरे को ब्लीडिंग हो गई। तो मैं ये चाहती थी कि इट शुड बी अ सेलिब्रेशन, एंड वाई शुड अ डॉक्टर नॉट बी अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। वो जो बच्चा उनके अंदर है ना, उसमें मेरी भी तो कितनी मेहनत है। मैं तो उसे अपने आप को उसकी गॉड मदर ही मानती हूँ। अब अच्छी बात क्या है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में चालू हो गया है। अब ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में आप देखोगे बेबी शॉवर होता है, सेलिब्रेशन होता है। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। इसलिए शायद आपको भगवान का दर्जा सारे आपकी मरीज देते हैं। भगवान तो बिल्कुल हम बन ही नहीं सकते, सोचना भी नहीं चाहिए। मगर मेरा जो काम है ना, वो भगवान का जो सबसे सुंदर काम है, उसमें मैं एक बाय स्टैंडर होती हूँ, ये कह सकती हूँ। सो जो भगवान की जो सबसे अच्छी लीला होती है, एक नए बच्चे को जन्म वाली लीला, उसमें मैं कहीं ना कहीं एक छोटी सी, मेरा एक हाथ या एक छोटा सा वो सेवा रहती है, बस ऐसा सोचती हूँ मैं। हाउ ब्यूटीफुल। मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा मैं किसी डॉक्टर से बात कर रही हूँ। ओके, वन बिगेस्ट फर्टिलिटी मिथ। बिगेस्ट फर्टिलिटी मिथ दैट विमेन आर रिस्पॉन्सिबल, और अगर इनफर्टिलिटी है तो वो महिला के कारण है। आइडियल एज फॉर प्रेगनेंसी। वेरी डिफिकल्ट टू से। सबकी जो बायोलॉजिकल एज है और क्रोनोलॉजिकल एज है वो एक साथ नहीं होती, बट बॉल पार्क फिगर बिलो 35। वन हैबिट डिस्ट्रॉइंग फर्टिलिटी साइलेंटली। पुअर स्लीप। आई थिंक ये सब कुछ कर देता है। वन टेस्ट एवरी कपल शुड नो। One test every AMH, anti-Mullerian hormone. Okay, can you just elaborate? So anti-Mullerian hormone tells you कि आपके कितने eggs बचे हुए हैं ओवरी में, and that can tell you how soon you should plan, how soon you should go for a bigger treatment, और आपके exactly जो biological age है ओवरी की वो कहाँ पर है। IVF, biggest truth in one line. IVF is not unnatural. It is simply assisting the nature in one very small step. So IVF babies are completely natural, completely normal, and they're just like any other babies. Maybe a little better. Male infertility, common or rare? Very common. Very common. One food that improves fertility. कोई भी green vegetables, कोई भी fresh fruits, at least 5 servings per day will improve fertility. One mistake couples make while trying to conceive. Chasing ovulation, because chances of conception are not maximum on the day of ovulation. Chances pregnancy के maximum होते हैं 2 days before ovulation. हम ovulation हर बार predict नहीं कर सकते, even आपके जो kids हैं या calendars हैं, they can't predict. So be regularly together from the day that your period ends for at least 10 days. Robotic surgery, future या फिर luxury? Absolutely the future. The future is integration of robotics with artificial intelligence, surgical collaboration, teleproctoring, telementoring, and telesurgery. 5 difference between robotic surgery and open surgery. So robotic surgery और open surgery बहुत similar है. The only difference is कि normal surgery डॉक्टर अपने हाथों से करता है. रोबोटिक सर्जरी में यही हाथ बहुत छोटे हो जाते हैं और शरीर के अंदर चले जाते हैं, और सेम मूवमेंट्स जो रिस्ट की मूवमेंट्स होती हैं, ये सारी की सारी सेम मूवमेंट्स होती हैं रोबोटिक सर्जरी में। द ओनली डिफरेंस इज कि जो आपका इतना बड़ा पेट कटता है वो इतना सा रह जाता है, एक ही डिफरेंस है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और द मधु चौधरी पॉडकास्ट पर आने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मुझे मालूम है आपने अपना बहुत कीमती समय निकाला है और आपकी, पर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अपने को 1-2 और एपिसोड बनाने चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे भी ऐसा लग रहा है, मतलब लाइक, बट आई एम सो ब्लेस्ड, आई फील सो ब्लेस्ड कि आई हैव अ फ्रेंड लाइक यू। एंड मैं सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार आपको
जैसे आपने मुझे देखा था वैसे मैंने भी आपको देखा था सोशल मीडिया पे, और मेरा इंट्यूशन क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, टचवुड, तो मैंने ये सोचा था कि अरे यार ऐसे कैसे कि शी इज़ नॉट माई फ्रेंड। हाँ, और मैंने कहा अरे यार लेकिन अब तो इतने एडवांस लेवल पे तो अब क्या ही हम फ्रेंड्स बनेंगे, बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हम फ्रेंड्स बन जाए। एंड मेरा देखिए and today we are friends and I'm so absolutely happy. I'm so happy to have you in my life. Thank you doctor. Thank you so much. Thank you Madhu. Thanks. So friends, अगर आपको हमारा ये कॉन्वर्सेशन डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर के साथ मीनिंगफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। शायद आपका एक शेयर किसी कपल की लाइफ में होप लेकर आए, और हम ऐसा पॉडकास्ट फिर से करेंगे, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसे एड्रेस कर सकें। सो टिल देन बाय बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।